मैं अपनी शादी से बहुत ही ज्यादा खुश थी और भगवान का बार बार धन्यवाद कर रही थी। उन्होंने मेरे जीवन में इतने अच्छे पति दिए जो कि मेरा इतना ख्याल रखते हैं। अभी मेरी शादी हुई 1 हफ्ता ही हुआ था और मुझे मेरे पति से इतना प्यार मिला था कि मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा खुश नसीब समझ रही थी। मेरे पति जब ऑफिस जाते और फिर शाम में घर आते तो मैं बहुत ही अच्छे से साज श्रृंगार करके रहती थी। मुझे इस तरह से बन ठन कर देखकर मेरे पति को बहुत ही अच्छा लगता था और वह मुझे बस हमेशा यही कहते थे, तुम हर वक्त अच्छे से तैयार होकर रहा करो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हें सारा चीज ला कर दूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। और यह सब सुनकर और देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश होती थी। आज संडे था, ऑफिस नहीं था, फिर भी मेरे पति दोपहर को कहीं चले गए थे। पूछने पर कहने लगे, अभी थोड़ी देर में आता हूँ, तुम शाम में तैयार रहना, फिर हम लोग घूमने के लिए चलेंगे। और फिर आज मैंने बहुत ही अच्छी सी खूबसूरत जड़ी वाली साड़ी पहनी और अपने आप को बहुत ही अच्छे से तैयार किया। मैं देखने में काफी खूबसूरत थी और जब अच्छे से तैयार हो जाती तो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती थी। अच्छे से तैयार हो जाने के बाद अब मैं अपने पति विनीत का इंतजार करने लगी। फिर शाम को जब मेरा पति विनीत घर आया तो मुझे देखकर बहुत ही खुश हुआ और मैं भी उसे देखकर खुश हुई। लेकिन आज उसके हाथों में एक शॉपिंग बैग था। शॉपिंग बैग देखने के बाद मैंने उससे पूछा, इसमें क्या है? तो उसने वह शॉपिंग बैग मेरे हाथ में थमाया और बोला, इसे पहनकर आओ। मैं हैरत भरी नजरों से विनीत की तरफ देखने लगी और उसे कहा, परंतु मैं तो पहले से ही तैयार हूँ। तो वो मुझे कहने लगा, अभी मैं जो ड्रेस तुम्हारे लेकर आया हूँ तुम इसे पहनो और इसके मुताबिक अच्छे से तैयार हो जाओ। अब मैंने उसे कुछ नहीं कहा और शॉपिंग बैग उसके हाथ से ले लिया और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाने के बाद जब मैंने वह शॉपिंग बैग खोलकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि आज से पहले मैंने इतनी कीमती ड्रेस कभी नहीं देखा था। वो बहुत ही ज्यादा फैंसी और कीमती पारदर्शी गाउन था। फिर विनीत कहने लगा, अब तुम इसे पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि हमें लेट हो रहा है। आज मेरे दोस्त के घर पर पार्टी है और हम दोनों को वहां पर जाना है। मैंने विनीत को कहा, मेरे पास तो पहले से इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, मैं वही पहन लेती हूँ, तुम्हें इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? जब मेरी शादी हुई थी तो उस वक्त मेरे पति ने मुझे ज्यादा कपड़े नहीं दिए थे। उन्होंने कहा था, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी बहुत ज्यादा ठीक ठाक नहीं है, लेकिन इतना कमा लेता हूँ कि हम दोनों आराम से अपना गुजारा कर सकते हैं। तो फिर आज उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि मेरे लिए इतने कीमती गाउन लेकर आए? मैं यह सब सोचने लगी तो फिर विदित ने कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, देर हो रही है। खैर इस बार मैंने वह गाउन पहन लिया। यह सच में बहुत ही खूबसूरत था, जिसे पहनने के बाद मेरे चेहरे पर 4 चांद लग चुका था। फिर मैंने अपना मेकअप टेस्ट दिया और अपने बालों का जूड़ा बनाना शुरू किया। तभी विनीत मेरे पास आ गया और मुझे सर से लेकर पांव तक देखने लगा और फिर कहा, बाकी सब तो ठीक है पर तुम अपने इस बालों को खुला ही रहने दो, क्योंकि खुला रहने पर तुम बिल्कुल ही परी की जैसी लग रही हो। विनीत की तारीफ पाकर मेरा चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया था। अब मैं बिल्कुल ही तैयार थी, सिर्फ मुझे दुपट्टा लेना था और जैसे मैं अलमीरा से दुपट्टा निकालने लगी ताकि खुद को उसमें लपेट सकूं, क्योंकि इस तरह का स्लीवलेस गाउन पहनकर मैं सड़क पर तो नहीं जा सकती थी। आज से पहले मैंने इस तरह कपड़े कभी भी नहीं पहने थे। शर्म तो मुझे आ रही थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने पति के प्यार के लिए आज मैंने ड्रेस पहन ली थी, नहीं तो मैं कभी भी ऐसी ड्रेस नहीं पहनती। फिर जैसे मैं दुपट्टा निकालने लगी तो विनीत ने मुझे टोक दिया और कहा, अगर तुम ये दुपट्टा लेती हो तो इस खूबसूरत सा ड्रेस का लुक ही खराब हो जाएगा। तो मैंने उसे कहा, परंतु मैं इस तरह से बिना दुपट्टा के बाहर नहीं जा सकती हूँ। आप खुद ही देखो, यह बहुत ही तंग और चुस्त है और इसका गला भी कितना बड़ा है, मैं इस तरह बाहर नहीं जा सकती। मेरी बात सुनकर विनीत कहने लगा, देखो बहस मत करो, वैसे भी मेरा दोस्त अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा है, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर कुछ देर में विनीत के नंबर पर किसी का कॉल आया तो वह फोन पर ही कहने लगा, हाँ हम लोग तैयार हैं और अब निकल ही रहे हैं। फिर वो मुझसे कहने लगे, चलो ड्राइवर आ गया है, चलो चलते हैं। मुझे विनीत की हकीकत पता थी कि विनीत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। मुझे पता था कि मेरे पति के पास कोई भी 4 चक्का गाड़ी नहीं थी, बल्कि उसके पास सिर्फ एक पुरानी सी मोटरसाइकिल थी। घर भी बहुत ही छोटा सा था। शादी की रात ही विनीत ने मुझे कह दिया था, मेरी तनख्वाह बस इतनी ही है कि महीना बाद में खत्म होगा और तनख्वाह पहले। मुझे भी कोई ऐतराज ना था। शादी के बाद भी मैंने विनीत से कभी कोई फरमाइश नहीं की थी। वह अकेले ही रहता था, उसका 1 BHK का एक छोटा सा फ्लैट था। फिर भी मैं खुश थी और मैंने शादी के अगले दिन ही सारा घर संभाल लिया था। किचन की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। घर पर कोई और तो था नहीं, मुझे सब कुछ संभालना था।
मेरी सास ननद कोई भी नहीं थी, बस मेरा पति अकेला ही था। इसलिए शादी के अगले दिन से मैंने किचन और घर दोनों ही अच्छे से संभाल लिया। शादी की रात ही विनीत ने मुझसे कहा था कि शादी पर बहुत ही ज्यादा खर्च हो गया है, इसलिए अभी कुछ टाइम हमें बहुत ही हिसाब से गुजारना पड़ेगा। फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, परंतु जैसे तैसे हालत ठीक हो जाएंगे मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे और नए कपड़े गिफ्ट वगैरह लेकर आऊंगा। खैर मैंने भी विनीत की बातें मान ली थी और जो कुछ मेरी माँ ने मुझे कपड़े गिफ्ट वगैरह दिए थे उसी से मैंने अपना गुजारा कर रही थी। हालांकि मेरी माँ ने भी मुझे काफी अच्छी और कीमती साड़ियाँ दी थी। मुझे विनीत से और भी कपड़े लेने की कोई भी इच्छा नहीं थी, लेकिन आज मैं इतना महंगा गाउन देखकर बहुत ही ज्यादा हैरत हुई थी। मैंने विनीत को कहा कि इतना महंगा गाउन लाने की क्या जरूरत थी, बस एक दावत पर ही तो जाना था। मेरे पास इतनी सारी साड़ियां मौजूद थी और आज मैंने पहले जो साड़ियां पहनी थी वह भी तो काफी अच्छी थी। उन्हीं कपड़ों में चली जाती तो क्या हो जाता। नहीं भी तो इस गाउन की कीमत 20,000 से कम नहीं होगी। अभी इतना खर्च करना सही नहीं है, और वह भी एक कपड़े। मैं खैर विनीत के दोस्त का ड्राइवर आ चुका था, हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। ड्राइवर ने वह गाड़ी खूबसूरत इलाकों के बड़े से बंगले के सामने जाकर रोकी, और जैसे गाड़ी रुकी फौरन चौकीदार ने बंगले के उस बड़े से गेट को खोल दिया था। गाड़ी बंगले के अंदर चली गई थी। पहले से ही वहां के पार्किंग एरिया में 3 गाड़ियां मौजूद थी और चौथी हमारी गाड़ी थी। साइड पर बना बगीचा बेहद खूबसूरत कीमती फूलों से सजा हुआ था, लेकिन वहां पे इतनी लाइटिंग नहीं थी जैसे कि दावतों पर होती है। विनीत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे उस बंगले के अंदर लेकर गया। मेरा गाउन काफी चुस्त था और उस पर से उसका गला काफी बड़ा था। मुझे दुपट्टे की कमी महसूस हो रही थी। मैं सोचने लगी काश मेरे पास कोई दुपट्टा होता तो मैं इसे खुद को कवर कर लेती। फिर मैं जैसे ही बंगले के अंदर दाखिल हुई, वहां पर सिर्फ मर्द लोग ही नजर आ रहे थे। कोई भी लड़की या औरत बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे। और यह देखकर मैं काफी बुरी तरह से नर्वस हुई थी और सोचने लगी कि यह कैसी पार्टी है। यहाँ पर तो सिर्फ मर्द ही मर्द है, औरत तो है ही नहीं। यह अगर मर्दों की पार्टी थी तो मुझे विनीत लेकर यहाँ पर क्यों आया। उन सब हट्टे कट्टे मर्दों को देखकर मैं घबरा गई और फिर मैंने विनीत का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने विनीत को कहा, यहाँ पर तो कोई औरत मौजूद ही नहीं है। तो विनीत कहने लगा, असल में इन सभी की अभी शादी नहीं हुई है, और एक दो की शादियां अभी हुई है तो उनकी बीवी मायके गई हुई है, इसलिए यह सभी लोग अकेले इस पार्टी में आए हैं। अब विनीत मुझे अपने दोस्त से मिलवाने लगा। उसके दोस्त मेरे बिल्कुल करीब आकर मुझे गले लगाने लगे। यह देखकर एकदम से मैं पीछे हटी और मैं सोचने लगी, यह कौन सा तरीका है एक औरत से जान पहचान बढ़ाने का। हाथ से नमस्ते कहकर भी तो जान पहचान बढ़ाया जाता है, परंतु यहाँ पर तो बात कुछ और ही थी। प्रीत के सारे दोस्त मुझे गले लगाना चाह रहे थे। मुझे तो उनके दोस्त बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। वो लोग तो मुझे इस तरह से घूर घूर कर देख रहे थे कि मानो कभी किसी औरत को देखा ही ना हो, जिस कारण से मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा असहज महसूस कर रही थी। अब मेरा दिल बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। मुझे इस कदर बेचैनी होने लगी कि जी चाह रहा था कि फौरन से इस घर से बाहर निकल जाऊं। वहां पर 5 मर्द थे और पांचों के हाथों में कांच के गिलास में ब्राउन रंग की कोई लिक्विड थी, जो कि सभी लोग पी रहे थे, और सभी की आंखें लाल हुए जा रही थी। मैं तो उन लोगों के इस तरह से नशे में देखकर काफी घबरा गई। इसलिए मैं विनीत के पास जाकर उससे सटकर खड़ी हो गई और उसे कहने लगी, मुझे यहाँ नहीं रुकना, आप मुझे घर छोड़ आओ। मेरी बात सुनकर विनीत कहने लगा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या लड़कियां लड़कों की पार्टी में नहीं जाती? तुम्हें घबराने और डरने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे घबराने और डरने वाली लड़कियों से सख्त नफरत है। मुझे कॉन्फिडेंस से भरी हुई लड़कियां पसंद है, जो हर पार्टी में सर उठाकर और कॉन्फिडेंस के साथ पार्टी को एंजॉय करे। इसलिए डरपोक लड़कियों की तरह रिक्वेस्ट करना बंद करो। यह कहकर उसने मुझे बाजू से पकड़कर खुद से पीछे हटाया। विनीत का यह रंग देखकर तो मैं बिल्कुल ही दंग रह गई थी। मेरे आंखों में आंसू भर आए थे। इससे पहले कि मैं रो देती, विनीत के दोस्त मेरे तरफ बढ़े और कहने लगे, भाभी जी अब क्यों परेशान हो रही है? मेरी पत्नी अपने मैके गई हुई है और बाकी दोस्तों के भी शादी नहीं हुई है, लेकिन 1-2 साल में सभी की हो जाएगी, और फिर जब कभी पार्टी होगी तो सभी की पत्नियां एक दूसरे के साथ होगी। अब अगर अभी हमारी पत्नियां हमारे साथ नहीं है तो क्या हम मिलना बंद कर दें, पार्टी बंद करना बंद कर दें? भाभी जी, हमने आपके लिए बहुत ही अच्छे खाने का इंतजाम किया है। आपके लिए तो पार्टी अरेंज की है और आप है कि हमसे बात भी नहीं कर रही है। उसके बोलने का अंदाज से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो। फिर वह लोग विनीत से कहने लगे, चलते हैं विनीत, खाना बिल्कुल ही तैयार है। विनीत मेरा हाथ पकड़े हुए डाइनिंग रूम की तरफ चल पड़ा। जब मैं खाने के टेबल के पास पहुंची, पूरा टेबल अलग अलग खानों से भरी पड़ी थी। मैं विनीत के साथ खाने के टेबल पर बैठ गई और उनके बाकी दोस्त भी अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। फिर विनीत का दोस्त जो मेजबान था,
वह मेरे प्लेट में अलग अलग तरह की डिशेस परोस रहा था और कह रहा था, भाभी जी खाकर देखिए। मैं चुपचाप से वह खाना खाने लगी और वाकई में खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था और मुझे भूख भी बहुत ही लगी थी। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि जैसे जैसे मैं खाना खा रही थी मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थी। लेकिन खाना इतना स्वादिष्ट था कि मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रही थी। और फिर खाते खाते अचानक मुझे बहुत जोरों की नींद आने लगी। मैंने विनीत से कहा, विनीत मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं पर सो जाऊंगी। मैंने उसे कहा, चलो जल्दी से घर चलो, क्योंकि अब नींद के मारे मेरी आंखें बंद होने लगी है। मुझे विनीत का चेहरा भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसमें मुझे एक विनीत नहीं बल्कि चार विनीत नजर आ रहा था। उसने कहा, हाँ हाँ चलो घर चलते हैं। और फिर जैसे मैं कुर्सी से खड़ी हुई लड़खड़ाते हुए विनीत की बाहों में गिर गई थी। मुझे कुछ भी होश नहीं रहा था। फिर सुबह जब मेरी आंखें खुली, मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। मुश्किल से ही मैंने अपनी आंखें खोली थी। मैं अपने कमरे में मौजूद थी और अभी तक मैंने वही गाउन पहना हुआ था जो मेरे शरीर में बुरी तरह से चिपका हुआ था। मैंने बड़ी मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा शरीर मेरा साथ ना दे रहा हो। मेरे पूरे शरीर में दर्द की टीस उठ रही थी। मुश्किल से मैं किसी तरह से उठकर बेड पर से टेक लगाकर बैठी थी। पता नहीं क्यों मैं दर्द से चूर चूर हो रही थी। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी कमजोरी सी महसूस हो रही थी। मैंने देखा कि मेरे सारे जेवर उतरे हुए थे और हाथ में मैंने रात को जो चूड़ियां पहनी थी वहां पर खरोच और जख्मों के निशान थे। यह देखकर मुझे बहुत ही हैरत हुई थी। मैं तो रात में बिल्कुल ठीक थी, फिर आज सुबह अचानक से मेरी ये हालत कैसी हो गई। मेरे मुंह से ठीक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। अभी मैं विनीत को आवाज लगाती कि तभी विनीत ट्रे में नाश्ता लेकर कमरे में अंदर दाखिल हुआ। वो बहुत ही खुश लग रहा था। मुझे कहने लगा, देखो आज मैं तुम्हारे लिए पूरी और हलवे का नाश्ता लेकर आया हूँ। मैंने कहा, पता नहीं विनीत आखिर क्यों मेरे शरीर में इतना दर्द है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वह मेरी बात से बिल्कुल चिंतित हुआ और फिर मुस्कुराकर कहने लगा, असल में मेरी जान रात में तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और फिर मुझ पर गिरते ही बेहोश हो गई थी, इसलिए घर आते ही मेरी नीयत तुम पर खराब हो गई थी। तुम सोते हुए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और फिर यह कहते उसकी आंखों में शरारत के रंग उभर आए थे। उसकी शरारत देखकर मैं शर्मा गई थी और मेरी नजरें खुद नीचे देखने लगी थी। फिर उसने कहा, नाश्ता कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए दर्द की दवा और गर्मा गर्म चाय लाता हूँ। फिर यह दर्द भी आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। विनीत के जाने के बाद मैं दोबारा टेक लगाकर बैठ गई थी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ अनचाहे सवाल उठने लगे थे, जिस कारण से मैं बहुत ही हैरत हो रही थी। क्योंकि अब हमारी शादी को 10 दिन हो गए थे और इन 10 दिनों में कभी विनीत ने मुझसे इस तरह की जुनूनी मोहब्बत नहीं की थी। मेरे पूरे शरीर पर जख्मों के निशान तो बन ही चुके थे। विनीत ने मुझे दवाइयां ला कर दी और जिसे खाने से अगले ही दिन मैं काफी ठीक हो गई थी। लेकिन इस बीच विनीत भी मुझसे बहुत ही प्यार और अच्छे से व्यवहार कर रहे थे। खैर अगले दिन जब मैं ठीक हो गई तो मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, परंतु मुझे नहीं पता था कि अब तो यह सिलसिला चल ही निकलेगा। फिर अगले रविवार को भी मुझे विनीत ने एक नई खूबसूरत सा गाउन ला कर दिया और कहा, इसे पहनकर तैयार हो जाओ, हमें पार्टी में जाना है। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन विनीत गुस्सा ना हो जाए इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। और फिर वो मुझे एक दोस्त के बंगले पर लेकर गया। इस बार तो उसके दोस्त मुझसे पहले से भी ज्यादा फ्री होकर मिले थे। कहने लगे, भाभी जी आपने तो हमें दीवाना बना दिया। विनीत बहुत ही खुश नसीब है जो आप जैसी पत्नी उसे मिली है। मुझे विनीत के दोस्त के मुंह से इस तरह की तारीफ सुनना बहुत ही बुरा लग रहा था। मैंने गुस्से से उसकी ओर देखा तो वह मेरी तरफ देखकर हंसने लगा। मैंने तो सोच लिया था घर जाते हुए विनीत से कह दूंगी, मैं आगे से ऐसी पार्टियों में नहीं जाऊंगी। मुझे मर्दों के साथ फ्री होना और उसका मुझसे इस तरह मजाक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर आज इस बार भी मेरे साथ वही हुआ। जैसे मैंने खाना खाया मुझ पर नींद सवार होने लगी और मैं फिर से बेहोश हो गई। अगले रोज मेरा शरीर फिर से दर्द से चूर हो रहा था। लेकिन मैंने एक बात नोट की थी, विनीत अब बहुत ही खुश रहता था। घर पर फल और मेरी पसंद की मिठाइयां भी लाने लगा था। पैसा भी खुले हाथ से खर्च कर रहा था। हालांकि उसकी तनख्वाह इतनी ज्यादा ना थी, फिर यह रोज रोज इतने सारे खर्च कैसे कर रहा था। हर रोज वह शाम में ऑफिस से आने के बाद होटल से ही खाना ऑर्डर करके मंगवाता और मुझे कहता, कोई जरूरत नहीं तुम्हें किचन में काम करने की, तुम बस अपनी खूबसूरती पर ध्यान दो, अपने आप को संवारो निखारो और बस कुछ मत करो। मुझे विनीत की यह बातें बड़ी अजीब लगती थी। मैंने कहा कि हर औरत घर का काम करती है और मुझे भी घर का काम करना अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं घर को संवारूं, उसे निखारूं, आपके लिए खाना बनाऊं, आपका हर काम करूं। मेरी बात सुनकर विनीत कहने लगा, तुम बस अपने हुस्न का ख्याल रखो, इसे निखार कर रखो। तुम नहीं जानती तुम्हारे हुस्न मेरे लिए क्या अहमियत रखती है। मेरा हाथ चूमकर वह मुझसे मोहब्बत भरी बातें कर रहा था। फिर वह कहने लगा, जानती हो तुम्हें पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले थे।
यह बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि मेरा रिश्ता तो अचानक ही रिश्ते करवाने वाली चाची ने करवाई थी, जिसे कि मेरी मम्मी बहुत ही पहले से जानती थी। मैं शादी से पहले कभी विनीत को नहीं देखा था, तो इस बात का क्या मतलब? वह हंसने लगा और बोला, शादी से पहले मैंने तुम्हें एक शॉपिंग मॉल में देखा था और तुम्हें देखते ही मैं तुम पर फिदा हो गया था। मैं तुम्हारा पीछा करना स्टार्ट कर दिया और फिर जब तुम्हारे बारे में पता किया तो पता चला कि तुम्हारी माँ तुम्हारे रिश्ता देख रही थी। मुझे डर लग गया कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। फिर मैं तुम्हारे घर से रिश्ते करवाने वाली, जिसे कि तुम चाची कहती हो, उसे देखा। मैंने उसे कहा कि अगर वह मेरा रिश्ता तुमसे करवा दे, मैं उसे अच्छी खासी रकम दूंगा। बस फिर क्या था, वह मेरी बात मान गई और फिर मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ हो गया। प्रीत की यह बात सुनकर मैं उसे हैरत से देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति मुझसे शादी से पहले ही मोहब्बत करता था और मुझे पाने के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया था। मेरे दिल में अब विनीत के लिए और भी ज्यादा मोहब्बत का दर्द बढ़ गया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी विनीत के इस प्यार के पीछे उसकी असली हकीकत क्या थी। इस रविवार को जब मुझे विनीत ने फिर से कीमती साड़ी लाकर दी और कहा कि दोस्त पार्टी में जाना है, तो मैंने उसे साफ कह दिया, मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना है। मेरी बात सुनकर उसका चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया और वह जो अभी कुछ देर पहले मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें आ गई। वह कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें पता है मेरे दोस्त कितने प्यार से हम लोगों को पार्टी में बुलाते हैं, और तुम हो कि मना कर रही हो? दिन भर तो घर में ही रहती हो, अगर शाम को 2-4 घंटे पार्टी में मेरे साथ चलोगी तो क्या हो जाएगा? आखिर तुम्हें मैं अकेले जाने तो नहीं कह रहा हूँ, मैं भी तो तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। फिर तुम्हें किस बात का डर? मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। न जाने वो कैसा खाना मुझे खिलाते हैं, खाते ही मुझे नींद आ जाती है और सुबह मेरी हालत बहुत ही बुरी होती है। 2 दिन तक तो मुझसे चला भी नहीं जाता है। और तो और उस पार्टी में सिर्फ मर्द होते हैं। मेरा वहां क्या काम? आपको जाना तो आप जाइए, अपने दोस्त के साथ समय गुजारिए, मौज करिए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। यह कहकर मैं अपने बेड पर बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा इनकार मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। प्रीत बहुत गुस्से से मेरे पास आया और मेरे बाजू पकड़कर बुरी तरह से मुझे झंझोर कर कहने लगा, अभी तक तुमने मेरा प्यार देखा है और भलाई इसी में है कि तुम सिर्फ मेरा प्यार ही देखो, नफरत मत देखना, नहीं तो तुम मेरा गुस्सा सह नहीं पाओगी। अगर तुमने मेरी किसी बात से भी इनकार किया, तुम नहीं जानती हो कि मैं गुस्से में कितना पागल इंसान हो जाता हूँ। उसका गुस्सा वाकई बहुत ही खतरनाक था। ऐसा लग रहा था कि वह गुस्से में मुझे जान से ही मार डालेगा। उसकी आंखें एकदम से लाल लाल हो चुकी थी और उसका यह रूप देखकर मैं इतना डर गई कि अब मैं उसका विरोध ना कर सकी और चुपचाप से उसके साथ पार्टी में चली गई। लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और न जाने क्यों टेबल पर मुझे आज इतने स्वादिष्ट खाने भी बुरे लग रहे थे, क्योंकि ये खाना खाने के बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहता था और मैं गहरी निद्रा में चली जाती थी। फिर रात भर मेरे साथ क्या होता था, सुबह मेरी हालत ऐसी क्यों हो जाती थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आज मुझे खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो विनीत के दोस्त मुझे कहने लगे, भाभी क्या बात है, आप खाना ठीक से क्यों नहीं खा रही हैं? मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। मेरा यह कहना था कि उसने एक अजीब सा इशारा मेरे पति विनीत की तरफ किया। यह देखकर तो मेरे होशो हवास गुम हो गए। अब इस बार विनीत ने एक बार में ढेर सारी सब्जी मेरे प्लेट में डाल दी और कहने लगा, इसे जल्दी से खत्म करो। वह मुझे आंखें भी दिखा रहा था। फिर मैं न चाहते हुए बड़ी ही मुश्किल से वह सब्जी खत्म किया, लेकिन अब न जाने मुझे क्यों विनीत पर भी शक होने लगा था। और फिर वही हुआ, खाना खाते खाते ही मुझे जोरों की नींद आई और मैं टेबल पर ही बेहोश हो गई। सुबह फिर मेरी आंखें मेरे ही कमरे में मेरे ही बेड पर खुली और फिर मेरी हालत तो आप सबको पता ही है, जैसे कि पहले होती थी उसी तरह से हुई थी। अब तो मुझे विनीत पर पक्का शक हो गया था कि जरूर विनीत मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहा था जिसकी मुझे जानकारी नहीं हो पा रही थी। इसलिए अगले रविवार आने से पहले ही मैंने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और अपनी माँ के यहाँ चली आई। मेरी छोटी बहन का रिश्ता तय हो गया था और घर में ही छोटी सी मंगनी की रस्म होने वाली थी। हम दोनों बहनें शॉपिंग करने के लिए मॉल में गए थे कि तभी मुझे वहां पर मेरी मुलाकात विनीत के दोस्त से हुई। वह हम दोनों से बातें करने लगा और फिर बातों ही बातों के दौरान वह कहने लगा, भाभी जी, इस बार हमारे घर आए तो अपनी बहन को जरूर लाना, यह तो आपकी तरह ही बड़ी कमाल की चीज है। मुझे उसके मुंह से यह सुनकर बहुत ही बुरा लगा। मेरी बहन तो मुझे घूर घूर कर देखने लगी। वह आदमी बकबक किए जा रहा था, तो इस बार मैंने उसे कहा, आपको बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मैंने उन्हें यह बात बहुत ही जोरों से कही थी, जिस कारण से आसपास गुजरने वाले लोग वहां पर खड़े हो गए और हम लोगों को देखने लगे। मेरी बात सुनकर उस इंसान को गुस्सा आ गया और मुझे गुस्सा होकर कहने लगा, तमीज का मतलब पता है तुम्हें? लेकिन तमीज हम तुम जैसी औरतों को क्यों दिखाएं? मैंने उसे कहा, जबान संभाल के बात करो। तो वह बोला, तुम 2 टके की औरत मुझसे तमीज की बातें कर रही हो?
यह सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। बहुत सारे लोग वहां पर खड़े हो गए थे। उन्हीं सब में से कोई मुझे कहने लगा, मैडम, अगर यह आदमी आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो आप हमें बताइए, हम इसे अच्छा सबक सिखाएंगे। मैंने मन ही मन सोच लिया था, घर जाकर मैं विनीत से इस इंसान के बारे में जरूर ही बात करूंगी। उसे बताऊंगी कि उसका दोस्त कितना बदतमीज इंसान है और उसने कैसे मेरे साथ बदतमीजी से बात की थी। इससे पहले कि मैं वहां खड़े लोगों से कुछ कहती, वह लोग इसे अच्छे से सबक सिखाते। विनीत का दोस्त कहने लगा, आप लोगों की इस औरत की बातों में मत आओ। यह एक नंबर की बाजारू औरत है। यह जिसमें फरोशी का काम करती है और मैं इसका ग्राहक हूँ। बस यहाँ पर तमाशा बना रही है, खुद को पाक साफ और पवित्र दिखा रही है। मैंने जैसे ही सुना, मेरे तो कानों से धुआं निकल गया। मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो वह कहने लगा, तुम हर रविवार को क्या करने हमारे घर आती हो? हमारे बंगले पर क्यों आती हो? तुम्हें पता भी है, वह भी जबकि तुम जानती हो कि वहां तुम्हारे अलावा कोई भी दूसरी औरत नहीं होती। उसके बाद जो बात उस आदमी ने मुझे बताया, मेरा दिमाग चकराकर रह गया। कहने लगा, अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो इस बार आकर देख लेना। मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा और तुम्हें तुम्हारी सही औकात दिखा दूंगा कि तुम क्या चीज हो। मेरी बहन तो मेरा शक्ल देख रही थी और मैं तो बस यूं ऐसी खड़ी थी जैसे कि मेरे जिस्म में जान ही ना हो। मेरा पूरा शरीर पत्थर का बन चुका था। वहां पर बहुत सारे लोग मुझे अब अजीब नजरों से देख रहे थे। वह इंसान कुछ देर वहां पर मुझे घूरता रहा और फिर मुंह बनाकर वहां से चला गया। मेरी बहन मेरा हाथ पकड़कर मुझे मॉल से बाहर लाई और कहने लगी, दीदी, यह आदमी क्या बकवास कर रहा था? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मेरा दिल बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था कि जैसे अभी मेरे दिल को कुछ हो जाएगा और वो फट जाएगा। मेरी हालत खराब देखकर मेरी बहन मुझे घर लेकर आ गई, लेकिन मुझे यहाँ पर भी आकर चैन नहीं मिला था। मैं वहां से फौरन अपने घर चली आई। घर आई तो विनीत का मूड बहुत ही खराब था। मुझे कहने लगा, अगर तुम्हें माँ के घर ही जाना था तो फिर तुम वर्किंग डे में चली जाती। एक संडे का ही तो दिन होता है जिसमें कि मुझे छुट्टी मिलती है, और वह भी तुमने बर्बाद कर दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं कुछ भी कहती तो वह मेरी बातों पे एक जरा भी विश्वास ना करता। इसलिए अभी मैं चुप रही। इस रविवार को वह फिर से मुझे अपने दोस्त के घर पार्टी में लेकर आया। लेकिन गनीमत तो यह थी कि आज वहां पर विनीत का वह दोस्त मौजूद नहीं था जो कि मुझे उस दिन मॉल में मिला था और जिसने मुझे घटिया इल्जाम लगाया था। आज खाना खाने के टाइम में जैसे ही मैंने आधा खाना खाया, बहाना करके मैं वॉशरूम चली गई और फिर वहां पर जाकर मैंने अपने हलक में उंगली मार मार कर जो भी खाना खाया था उसे उल्टी कर दिया। सब कुछ बाहर आ चुका था, इसलिए मुझ पर नशा का असर बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर मैं वॉशरूम से बाहर आई और बेहोशी का नाटक करने लगी। फिर विनीत ने मुझे अपनी बाहों में लिया और मुझे कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। वो अभी कमरे में ही आया था कि उसके दोस्त भी पीछे पीछे कमरे में आ गए। फिर विनीत उन लोगों से कहने लगा, इस बार मैं डबल कीमत लूंगा, क्योंकि तुम लोग हद से ज्यादा हसरतें रात भर मेरी पत्नी के साथ करते हो। उसके चलते अब वह बीमार रहने लगी है। तुम लोगों के लिए दिए हुए आधे पैसे तो उसकी दवाइयों और डॉक्टरों पर खर्च हो जाते हैं। मुझे क्या फायदा मिलता है? उसके दोस्त कहने लगे, हमें मंजूर है, तुम इसकी जितनी चाहो कीमत ले सकती हो। यह सब सुनकर मेरा दिमाग फटे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरा ही पति मेरी इज्जत का सौदा कर रहा था। पति तो पत्नी का रक्षक होता है, लेकिन यह कैसा पति था जो कि अपनी पत्नी का सौदा कर रहा था? इससे पहले कि वह लोग मेरे साथ कुछ भी गलत करते, पुलिस जीप हॉर्न बंगले के बाहर बजने लगा था और उस हॉर्न को सुनकर वह लोग घबरा गए थे। मैं यहाँ आने से पहले पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी। जब तक पुलिस अंदर आए, मैं उठकर बैठ गई थी। मुझे यूं बैठता देख विनीत और बाकी सारे मर्दों की रंगत उड़ चुकी थी। मैं जल्दी से बेड पर से उठी और विनीत को एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पे मारकर उसके मुंह पर थूक दिया। मैंने कहा, थू है तुम जैसे पति पर जो अपनी पत्नी की इज्जत का सौदा करते हो। और फिर मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने पुलिस को कहा कि इस घटिया इंसान को ले जाइए, क्योंकि इंसान के रूप में एक शैतान है। इसे पत्नी नहीं बल्कि खूबसूरत लड़की चाहिए था, ताकि वह उस लड़की से धंधा करवाकर जीवन भर ऐश कर सके। अब विनीत जेल में बंद था और इसी दौरान मैंने उसे तलाक भी दे दिया। उसके खिलाफ मेरे पास बहुत सारे सबूत थे, जिससे मुझे तलाक मिलने में आसानी हुई। लेकिन मुझे अपने माँ बाप से बस एक ही शिकायत है कि मेरी शादी और रिश्ता करने से पहले उन्होंने यह तो देखा कि लड़का अकेला है, मुझ पर घर की जिम्मेदारियां नहीं होगी, सास ससुर के ताने नहीं सहने होंगे, लेकिन यह नहीं देखा कि लड़का करता क्या है। भगवान के लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि बिटिया की शादी करने से पहले लड़के के बारे में अच्छे से पता कर ले। नहीं तो विनीत जैसे इंसान को जिंदगी में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आप हमें बताइए कि मैंने अपने पति को जेल भेजकर अच्छा किया या नहीं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।